हाय एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो किसी वजह से ये 1-2 दिन डिले हो गया, लेकिन अब कोई डिले नहीं होगा। हम लोग अपनी एनसीईआरटी के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको इस एनसीईआरटी के कोर्स में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये सोच देना कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं। ये कोर्स जो चलेगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलेगा, यानी हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये कोर्स रहेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अंदर 6th से लेके +2 जो भी एनसीईआरटी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो मेरी अप्रोच रहेगी वो हिस्ट्री को लेके, मैं हिस्ट्री की क्लास 6th से लेके क्लास +2 की एनसीईआरटी को कवर करूंगी। अब एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वो शब्द आपको पढ़ के सुना दूं, क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरा मकसद ये रहेगा यहाँ पे बुक्स का इंटरकनेक्शन करना। ठीक है, एक बुक को दूसरे से मैं कनेक्ट करूंगी ताकि आप पूरी एक स्टोरी के तरीके में हर चीज को पढ़ सकें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। फोर्थ बात यह है कि ये कौन से एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा, किस माध्यम के लिए और किस तरीके के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ग्रुप डी से लेके ग्रेड ए के एग्जाम में बैठ जाओ, एनसीईआरटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एनसीईआरटी आपने कर ली तो इसके अंदर आपकी सारी जो जनरल अवेयरनेस है, सारी जीके जो है, स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए है या असिस्टेंट कमांडेंट है, सीडीएस है, कुछ भी है, आपको इस सीरीज से बाहर एनसीईआरटी से कोई प्रश्न नहीं मिल सकता। ठीक है, तो मैं पूरा कवरेज आप लोगों को दूंगी एनसीईआरटी का, बिल्कुल 6th से लेके +2 की एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद मैं ज्योग्राफी की तरफ चलूंगी, क्योंकि ये दो बुक ऐसी होती हैं जिसके अंदर अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं करते और डायरेक्ट ही कोई हायर बुक्स को उठा लें तो वो आपकी मूर्खता होगी। सबसे पहले हिस्ट्री और जियो की हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी 6ठी से 12वीं कवर करेंगे। जो बुक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम केवल उन्हीं किताबों को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th, क्लास +1 एंड क्लास +2 की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वही करेंगे। हिस्ट्री के अंदर क्लास 6 से लेके क्लास 8th, फिर हम क्लास 11th की, क्लास 12th की बुक्स को कवर करेंगे। ठीक है गाइस, हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्लास 6th को स्टार्ट करने से पहले जो एनसीईआरटी है ना, इसके अंदर कुछ लिंकेज नहीं दिया हुआ। लिंकेज का मतलब क्या है, कोई सीरीज नहीं दी हुई कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ना ही कोई बेसिक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री इवॉल्व हुई है। तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक ले रही हूँ, और जिसके बाद हम क्लास 6th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कवर करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, लेकिन अगर आज की क्लास समझ नहीं आएगी तो आप कल के क्लास को, चैप्टर नंबर 1 को, 6th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को कवर नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे। जो चाहे कोई भी एनसीईआरटी पढ़ लेना, तमिलनाडु बोर्ड की या कहीं की भी बुक की आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो 6th को समझने से पहले जो जरूरी है हम उन चीजों को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज हम लोग। देखो, ये बुक का कवर आप लोग देख रहे हो, ये है हमारी क्लास 6 की बुक, दैट इज अवर पास्ट भाग 1, हमारा अतीत भाग 1। तो जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारा इतिहास होता है, इसको 3 तरीके में हम लोगों ने क्लासिफाई किया होता है। एक क्या होता है, प्राचीन इतिहास, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया। फिर होता है मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंदर हम लोग मुसलमानों के, जितने भी मुस्लिम्स के हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं उनको पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम कहते हैं मेडिएवल इंडिया। फिर होता है भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडिया। और जितना भी ये हम इतिहास करेंगे ये हम भारत के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ये हम इंडियन पर्सपेक्टिव से करेंगे, हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग इन चीजों को, क्योंकि भारत के एग्जाम के अंदर भारतीय पर्सपेक्टिव से ही प्रश्न बनते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इनके नोट्स बनाते चले, अदरवाइज मैं भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। ठीक है, एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब समझेंगे इनके। प्रोटो हिस्ट्री को कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या क्या हो गए, प्राग ऐतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में कहें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इनको किस बेस पे डिफाइन किया गया है। इनको डिफाइन किया गया है प्रूफ्स के बेस पे। प्रूफ्स के बेस पे कि हमको कैसे साक्ष्य मिल रहे हैं, हमको कैसे प्रूफ मिल रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के प्रूफ्स होते हैं। जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिटन, यानी कि जिन्हें हम कह देते हैं हमारे पास लिखित प्रूफ है किसी चीज के, कहीं लिखा हुआ है, हमने कोई बुक पढ़ी है, हमने कोई वेद पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से उसे हम क्या कहेंगे, लिखित इतिहास। और दूसरा जो होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल। कौन सा होता है, आर्कियोलॉजिकल, यानी हमारे पुरातात्विक जो प्रूफ होते हैं उसे हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य आप लोग हिंदी में कह सकते हैं। जैसे किसी को कहीं पे पिल्लर मिल गया कोई, यानी कोई खंबा मिल गया। ठीक है, किसी को कहीं पे कोई मटका दबा हुआ मिल गया। ठीक है, कोई पोट मिल गया कहीं पे किसी को कोई हड्डी मिल गई, यानी कोई बोन मिल गई। कहीं पे किसी को स्केलेटन यानी कि कंकाल मिल गया। ये क्या है, ये लिखे हुए नहीं है ना, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अनरिटन या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। ठीक है, रिटर्न के अंदर भी फिर अलग अलग कैटेगरी होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, वो सब चीजें हम अलग से क्लासिफाई करेंगे जब हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो प्रूफ्स के बेस पे हमने अपनी प्राचीन इतिहास को यानी एंशिएंट इंडिया को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग है वो, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले देखेंगे प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री को बता रही हूं मैं, पहले आपको प्राग ऐतिहासिक काल को बताती हूँ। यहाँ पे आपको कहीं भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, लोगों को लिखना ही नहीं आता था। ठीक है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, कोई भी लिखित प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, कोई किताब, कोई वेद, कहीं पे कुछ आपको दीवारों पे भी नहीं लिखा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा लिखा हुआ। यानी कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। जिस एज का, उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है उसको हम प्री हिस्ट्री कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलेंगे। जैसे कहीं पे आपको कोई किसी की कुल्हाड़ी मिल गई यानी एक्स मिल गया, कहीं पे आपको कोई पत्थर पड़ा हुआ मिल गया। ठीक है, कहीं पे आपको किसी की हड्डियां मिल गई है, कहीं पे आपको किसी की मतलब कब्र मिल गई है। ये सब क्या है, लिखित के अंदर नहीं है। जैसे हमारा जो स्टोन एज है, जो हमारा पाषाण काल है, पत्थर का जो काल है, पाषाण काल जिसको कहते हैं, अभी मैं बताऊंगी स्टोन एज क्या है, वो प्री हिस्ट्री का भाग है। ठीक है, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है। इसके अंदर रिटर्न प्रूफ भी है यानी लिखित भी है और पुरातात्विक भी है। लिखे मिलेंगे आपको, कहीं पे कुछ गुफाओं में कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे आपको मिल गया पेड़ की छाल पे कुछ लिखा हुआ है। रिटर्न प्रूफ है, लेकिन ये ऐसे रिटर्न प्रूफ है जिनको हम प्रयोग में नहीं ला सकते, जिनका यूज नहीं है। क्या मतलब हुआ, रिटर्न प्रूफ का मतलब क्या हुआ, मतलब कि है तो रिटर्न में मिला तो है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज है जो डेसिफर्ड नहीं है, जिसको हम समझ नहीं पाते। यानी ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ऐसी लिपि लिखी हुई है जो हमारी समझ से बाहर है, जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वो हमारे प्रोटो हिस्ट्री का भाग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न प्रूफ मिला है वो अभी पढ़ा नहीं गया है, वो डेसिफर्ड नहीं है, वो नॉट डेसिफर्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको मैं कहूंगी हिस्ट्री। इसके अंदर रिटर्न प्रूफ है, यानी आपके पास वेद वगैरह मिल जाएंगे, आपके पास ग्रंथ मिल जाएंगे, आपके पास कागज मिल जाएंगे, आपके पास लिखी हुई कुछ चीजें मिल जाएंगी, यानी रिटर्न प्रूफ है। और ऐसे रिटर्न प्रूफ है जिनको हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे मौर्यन काल के अंदर बहुत सारे कवि आ गए थे, कवियों ने अपनी अपनी मतलब राजाओं की प्रशस्ति के अंदर, राजाओं की प्रेज के अंदर कुछ पोएम्स लिखी थी। उन पोएम्स को हम पढ़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिलते हैं इसके अंदर, जैसे किसी का अशोक का पिल्लर मिल गया आपको, मेहरौली का पिल्लर मिल गया आपको। ठीक है, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गए, पुरातात्विक प्रमाण भी मिल गए, और दोनों ही यूजफुल है। यानी हम लिखित को भी और पुरातात्विक प्रूफ को यानी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ को, दोनों का ही फायदा उठा सकते हैं। ऐसे काल को प्रोटो हिस्ट्री के बाद का काल यानी हिस्ट्री का काल कहते हैं। जैसे जो मौर्यन का टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम जो आया था, जो अशोका का टाइम आया था, जो पोस्ट मौर्य का काल, गुप्त काल, लेटर गुप्त काल, ये सारे हमारे हिस्ट्री के भाग में आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। और उसके बाद हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम कह रहे हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्री हिस्ट्री का यानी प्राग ऐतिहासिक का भाग ले रही हूँ, यानी मैं अब आपको स्टोन एज के बारे में बताऊंगी।
प्राग ऐतिहासिक के अंदर ही आता है स्टोन एज। क्यों स्टोन एज प्राग ऐतिहासिक में आता है? क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई रिटन प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो स्टोन एज है वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिल रहे हैं, यानी पुरातात्विक, गड्ढे में से कुछ निकल गया, कुछ कंकाल दबा हुआ मिल गया, कहीं पे किसी की कुत्ते की हड्डी मिल गई, कहीं पे किसी के सींग मिल गए, कहीं पे कोई फसलों के कुछ प्रमाण मिल गए, कहीं पे कहीं आग के कुछ प्रमाण मिल गए। तो ये सारे क्या है? हमारे आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी कि प्रूफ्स है। ठीक है, इसलिए हम स्टोन एज को, पाषाण युग को, प्री हिस्ट्री में कहते हैं। अब स्टोन एज है क्या? क्या होता है स्टोन एज? मतलब यहाँ पे सारा काम पत्थरों से हो रहा है, खाना बनाने से लेके हंटिंग गैदरिंग तक, यानी कि पशुओं को मारने तक, सारा काम पत्थरों से हो रहा है। आपको आग जलानी है, पत्थर से जलाओगे। आपको पशु मारने हैं, आप पत्थर से जलाएंगे, पत्थर से मारेंगे। आपको बॉडी दबानी है, आप पत्थर से दबाएंगे। आपको घर बनाना है, आप पत्थर से बनाएंगे। मतलब सारा काम पत्थरों से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? पाषाण युग यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, स्टोन एज को किन 3 भागों में बांटा है? ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, ये लगभग 5 लाख बिफोर कॉमन इरा से लेके 10,000 वर्ष पूर्व जो है ये समय है। ठीक है, मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल जो है, इसके बाद जो आएगा मध्य पाषाण काल, ये 10,000 से लेके ये 8,000 BCE, और कहीं कहीं आपको दिखेगा ये 10,000 से लेके 6,000 BCE, बिफोर कॉमन इरा कहते हैं इसे। 10,000 से 6,000 बिफोर कॉमन इरा का समय है। और फिर 8,000 से 6,000 कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पे मिलेगा 6,000 से लेके 4,000। ये डेट्स जो हैं हर बुक में अलग अलग हैं, तो ये आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बस आपको आइडिया होना चाहिए। ये एज आ जाएगा हमारा न्यू स्टोन एज, जिसको हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो स्टोन एज 3 तरीके के, पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराना, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। जहां पे भी आप लिथिक शब्द देखेंगे उसका मतलब है पत्थर। ओल्ड स्टोन एज पूरा पाषाण काल, मिडल स्टोन एज मध्य पाषाण काल जिसको हम मीजोलिथिक भी कह रहे हैं, न्यू स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक जिसे हम नव पाषाण युग भी कह रहे हैं। नव पाषाण युग को एक क्रांति की तरह कहा जाता है, रिवोल्यूशनरी फेज है, ये क्रांतिकारी युग है। और स्टोन एज जो है, जो हमारे मिडल स्टोन एज है, इसको हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, इसको हम संक्रामक फेज कहते हैं, ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, परिवर्तनीय काल कहते हैं, क्योंकि ये ओल्ड स्टोन एज से लेके यानी पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच का एक समय है, जो पुरा पाषाण काल के लोगों को नव पाषाण युग में ढालता है। ठीक है, तो मिडल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल को हम ट्रांजिशनल यानी परिवर्तनीय काल भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी पहली कैटेगरी को ले रहे हैं, ध्यान से समझते रहना। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट को, एंशिएंट में पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ओल्ड स्टोन एज को। अब हम ओल्ड स्टोन एज पे आते हैं। ओल्ड स्टोन एज को फिर से 3 भागों में बांट दिया। लोअर ओल्ड स्टोन एज यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल, मिडल ओल्ड स्टोन एज यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल, और अपर ओल्ड स्टोन एज यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल। ये कब से कब तक का समय है? निम्न वाला 5 लाख बिफोर कॉमन इरा से लेके 50,000 वर्ष पूर्व। मिडल ओल्ड स्टोन एज कब से कब तक है? 50,000 से लेके 40,000 का जो बिफोर कॉमन इरा है ये, और ये कब से कब तक है? 40,000 से लेके 10,000 बिफोर कॉमन इरा हमारा अपर ओल्ड स्टोन एज है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है ये BCE क्या है, देखो 2 तरीके की चीजें होती है, BCE, फिर ये बीच में 0 मैंने लगा दिया, और फिर आता है CE या जिसको आप कहते हो AD। इसे क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। और इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन इरा, कॉमन इरा, या आप कह सकते हो AD को एनी डोमिनी। क्या कहते हैं हम? एनी डोमिनी। ठीक है, आप कैसे भी कह सकते हैं। ये 0 क्या है? ये 0 है जब क्रिश्चियन के अंदर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसको हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। अब जीसस क्राइस्ट से 100 वर्ष पूर्व अगर कुछ समय है तो उसे हम क्या कहेंगे? 100 BCE, 100 बिफोर कॉमन इरा। इसके 200 साल पहले की कोई बात है तो उसे हम क्या कहेंगे? 200 BCE। इनके जन्म के 100 साल के बाद की बात है तो हम इसे क्या कहेंगे? 100 AD।
आज हम जी रहे हैं 2020 में, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको, 2020 सीई, या मैं कह सकती हूँ 2020 एडी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2020 हो चुके हैं। समझ आ रही है बात आपको? बिफोर कॉमन इरा या कॉमन इरा क्या होता है, इस तरीके से इसको हम कह रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, 5 लाख वर्ष यानी 5 लाख बिफोर कॉमन इरा से लेके 10,000 बिफोर कॉमन इरा, ये हमारा कौन सा समय है, ये उच्च पुरा पाषाण काल है, यानी कि लोअर पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल है, लोअर ओल्ड स्टोन एज है। इस तरीके से हम लोग बीसीई या एडी को बांटते हैं। ठीक है, समझ आ गई बातें? तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लोअर ओल्ड स्टोन एज की तरफ। स्टोन एज की बात हो रही है, सारी पाषाण काल की ही बात हो रही है, लेकिन इसमें निम्न वाले भाग यानी 50,000 जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से 50,000 पहले की बात है। इसमें जो टूल बनते थे, जो इसमें हथियार बनते थे, वो क्वार्ट्जाइट के बनते थे। क्वार्ट्जाइट एक पत्थर का प्रकार है, ठीक है, और कोर सिस्टम से बनता था। कोर सिस्टम क्या होता है? कोर सिस्टम को समझो, कोर संस्कृति इसे हिंदी में कहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है गोल आकार का। इस पत्थर को जोर से जब फेंका जाता है तो इसके किनारे जो है वो झड़ जाएंगे, इसके किनारे झड़ जाएंगे। ये किनारे क्या बन गए? ये हमारे नुकीले हथियार बन गए, जिसको हम कह रहे हैं ये हमारे फलक बन गए, ये हमारे फ्लेक्स बन गए, जो काटने और छाटने के काम आएंगे। और जो ये बीच का पत्थर बन गया, ये हमारा कोर रह गया है, बड़ा पत्थर है। बड़े पत्थर को बड़े बड़े जानवरों को मारने के काम आते थे। कोई बड़ा सा जानवर है, ग्रुप में लोग उस पत्थर को उठा रहे हैं और धम तरीके से और उसको उस पशु के ऊपर मार देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसको खाने के पकाने के काम में लाया जाता है। इसे कहते हैं कोर सिस्टम, कोर संस्कृति। ठीक है, तो जो ये बड़ा वाला पत्थर है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, कोर संस्कृति। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। कब? 5 लाख बिफोर कॉमन इरा से 50,000 बिफोर कॉमन इरा तक। कहां पे इसके प्रूफ मिले हैं? कश्मीर के अंदर पोटवार प्लेट्यू, पोटवार पठार है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, आज के पाकिस्तान में ये भाग पड़ता है। राजस्थान के अंदर डिंडवाना नाम की जगह है, वहां पे इसके प्रूफ मिले हैं। महाराष्ट्र के अंदर नेवासा नाम की जगह है, यहाँ पे इसके प्रूफ मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी है, वहां पे इसके प्रूफ मिलते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं, एसएससी में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना ये जगहों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लोअर ओल्ड स्टोन एज की बात कर ली है। ठीक है, अगर आप हथियार देखना चाहते हो तो इस तरीके के बड़े बड़े हथियार थे। ठीक है, बहुत बड़ा आकार इनका होता था। ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ा आपको नुकीली शेप का दिख रहा है, ये साइड के फ्लेक होते थे, ये साइड के फलक होते थे। ठीक है, इनके बीच का जो बड़ा पत्थर था उसको बड़े बड़े जानवरों को मारने के काम आता था। अब हम मिडिल स्टोन एज की बात करते हैं, यानी 50,000 वर्ष से 40,000 वर्ष की बात करते हैं। टूल्स किसके बने होते थे? फ्लेक के बने होते थे, यानी कि थोड़े थोड़े नुकीले होने शुरू हो गए थे, थोड़े थोड़े। ये आप देख रहे हो, ये बड़ा पत्थर है, ये कोर है, इसके किनारे कट छट के जो निकल गए, ये छोटे हैं, ये फ्लेक सिस्टम है। इसे हम क्या कह रहे हैं? फ्लेक, यानी फलक बन गए हैं। फलक आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो इस तरीके से ये एक फलक है। ठीक है, ये एक साइड है, एक फेज है, ये फलक बन गए हैं। तो यहाँ पे थोड़े जो पत्थर हैं वो फलक के आकार के बन रहे हैं इस समय पे। कहाँ पे ये जगह है? हथनोरा और नेवासा, महाराष्ट्र के अंदर ये प्लेसेस है, यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। अब उच्च ओल्ड स्टोन एज, उच्च पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक हमारा जो समय चल रहा है वो चल रहा है, ये वाला कहाँ तक चला है? ये 40,000 बिफोर कॉमन इरा तक चला है। अभी आज के मानव का जन्म नहीं हुआ है, आज के मानव का जन्म नहीं हुआ है अभी। आज के मानव का जन्म यहाँ होगा। यहाँ तक आप आदि मानव को पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप एप्स को पढ़ रहे हो, कपी को पढ़ोगे, यहाँ पे आप होमोसेपियंस को पढ़ोगे, जो आज का आधुनिक जो इंसान है। ठीक है, जिसको आग जलाना आ गया, जिसको खाना पकाना आ गया, यहाँ पे उस इंसान का जन्म होता है। लगभग 30,000 बिफोर कॉमन इरा आज के आधुनिक मानव का जन्म होता है, जिसे हम कह रहे हैं होमोसेपियन, यानी जो अपने 2 पैरों पे खड़ा है, जिसको थोड़ी सी नॉलेज है आग की, जिसको साइंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो होमोसेपियन का जन्म इस एज में होता है। अब इससे पहले क्या है? तापमान बहुत ऊंचा है, तापमान बहुत कम है, मतलब ये आइस एज चल रहा है, आइस एज चल रहा है, हिमयुग चल रहा है। हिंदी में मैं कहूं तो हिमयुग चल रहा है 40,000 बिफोर कॉमन इरा से। यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड ऑफ आइस एज, यानी कि अब तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा और हिमयुग का अंत हो रहा है। धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया, समुद्रों के अंदर छोटी छोटी काइयों ने जन्म लिया, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बन रहे हैं, अब छोटे छोटे जानवर पैदा होने लगे, साथ में होमोसेपियन का जन्म होने लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेसेस मिलेंगे जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर है, भीमबेटका के अंदर जो गुफाएं हैं वहां पे आपको पेंटिंग दिखने को मिली है इस काल में। बेलन वैली जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां पे इसके साक्ष्य मिले हैं आपको। समझ रहे हो, ओल्ड स्टोन एज के अंदर जो पत्थर है वो और ज्यादा नुकीले और ज्यादा छोटे हो रहे हैं। अब देखो अपर स्टोन, यहाँ पे तक तो क्या है, यहाँ तक इंसान नहीं है, जो आज का आधुनिक मानव है वो मिडिल स्टोन एज तक नहीं है, वो अपर स्टोन एज में आपको उसकी झलकियां देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी वगैरह के कुछ प्रमाण मिले हैं। बेलन वैली के अंदर कुछ हड्डियां मिली है, इंसानों की नर कंकाल मिले हैं, तो उससे हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे इंसानों ने जन्म ले लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ओल्ड स्टोन एज को पढ़ चुके हैं, अब हम मीजोलिथिक एज में चल रहे हैं, हम मध्य पाषाण काल में चल रहे हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा है? मध्य पाषाण काल में ये मैं आपको ओल्ड स्टोन एज के सारे प्लेसेस बता दूं, ये मैंने तमिलनाडु की बुक से ये नोट्स, ये स्लाइड प्रिपेयर की है। जितने भी प्लेस जो है ओल्ड स्टोन एज के यानी पूरा पाषाण काल के जो प्रूफ मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर शिवालिक की जो हिल्स है, पोटवार प्लेट्यू जो हमारे पाकिस्तान में पड़ता है, आज के पाकिस्तान में जगह पड़ती है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर मिलती है, मैंने आपको बताया जहाँ पे केव पेंटिंग मिली है, पेंटिंग्स मिली है, उसमें लाल रंग का ज्यादा यूज किया गया है। आदमगढ़ जो नर्मदा वैली के पास मिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये जगह भी, आदमगढ़ जो है। कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर साउथ इंडिया में ये जगह मिली है। और अटिरमपक्कम चेन्नई के अंदर, जिसे पहले मद्रास कहते थे, वहां पे इसके ओल्ड स्टोन एज के साक्ष्य देखने को मिले हैं। यहाँ पे लोग खाना कैसे खा रहे हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार का काम करते हैं और फूड को गैदर कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के शिकार कर रहे हैं और अपना खाना जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, खाद्य संगठन का काम कर रहे हैं। ये हमने ओल्ड स्टोन एज की बात कर ली है, यानी हम लोगों ने 10,000 बिफोर कॉमन इरा तक की बात कर ली है। अब हम 10,000 से लेके और 6,000 के बिफोर कॉमन इरा में एंट्री कर रहे हैं। अब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के और नजदीक आ गए हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, मीजोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल है। यहाँ पे भी पत्थरों का ही यूज, लेकिन अब पत्थर जो है वो छोटे हो गए हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहते हैं इन्हें, यानी जो पत्थरों का आकार है वो छोटा हो गया। अब छोटे पत्थर यूज होने लगे हैं, अब उनके नुकीले भाग यूज होने लगे। आप देख पा रहे हैं ये सारे नुकीले भाग। क्यों नुकीले भाग प्रयोग होने लगे हैं, क्यों माइक्रोलिथ यूज होने लगे हैं, पहले बड़े पत्थर क्यों यूज होते थे और अब बड़े छोटे पत्थर क्यों यूज हो रहे हैं? हमने देखा जो हमारा उच्च पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल है, जो हमारा ओल्ड मैं कहूं तो अपर ओल्ड स्टोन एज है, अपर ओल्ड स्टोन एज है। वहां पे हमने क्या देखा, आइस एज जो हमारा हिमयुग है उसका अंत हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सूक्ष्म जीवों ने जन्म ले लिया, जो हमारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, उनका जन्म हो रहा है, यानी अब छोटे आकार के जानवरों का जन्म हो रहा है। छोटी छोटी घास यानी जो ग्रासेस हैं उनका जन्म होने लगा है, तापमान होने से, तापमान इंक्रीज होने से एग्रीकल्चर टाइप की चीजें आ गई हैं, ग्रासेस का जन्म हो रहा है, घास का जन्म हो रहा है। तो अब इन सब चीजों को काटने के लिए, इन छोटे जीवों को मारने के लिए बड़े पत्थर का प्रयोग नहीं होगा, अब हमें छोटे पत्थर चाहिए, छोटे आकार के पत्थर चाहिए, और इन छोटे आकार के पत्थर को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथिक टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये छोटे छोटे आकार के नुकीले जो पत्थर हैं वो यूज हो रहे हैं, यहाँ पे स्क्रैपर्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्स यूज हो रहे हैं, तो इसे हम मीजोलिथिक एज कहते हैं। यहाँ पे हिमयुग का अंत हो चुका है पूरी तरीके से, और तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तापमान बढ़ता जा रहा है, लोग अभी भी शिकार कर रहे हैं, लेकिन अब छोटे जानवरों का शिकार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू किया, यहाँ पे फिशिंग भी करनी शुरू कर दी, मत्स्य पालन भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे धनुष यानी तीर कमान के जो तीर कमान है उसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे हैं, यानी पशुपालन स्टार्ट कर दिया है, पशुपालन स्टार्ट कर दिया। राजस्थान में इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले हैं राजस्थान के बागोर जिले के अंदर।
राजस्थान में बागोर जिले के अंदर आपको पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी स्टार्ट कर दी है लोगों ने। एनिमल्स की हड्डियां देखने को मिली है कुछ साइट्स पे, कुत्ते की, डियर की, बोर की, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की हड्डियां लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, लोगों को कब्र देखने को मिली है इस एज के अंदर। बरियल्स, लोगों को पिट्स के अंदर यानी कि कब्र खोद के और उनको गाड़ दिया जाता है, उनको अंदर जो है दफना दिया जाता है। यानी अभी हिंदू धर्म का उत्थान नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो क्या हो रहा है, मुर्दे को जलाया जाता है। अभी कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, लोगों को कब्र खोद के उसके अंदर डाला जाता है। और कब्र में भी कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे कि जो पैर है वो पूर्व की तरफ मिलेंगे आपको, और जो सिर है वो पश्चिम की तरफ मिलेगा आपको हर कब्र के अंदर। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ही कब्र में 4 शव दफनाए गए हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एक ही के अंदर एक मेल और एक फीमेल को दफनाया गया है। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि मेल के साथ साथ डॉग को भी दफनाया गया है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इंसान के साथ साथ उसका सामान भी दफनाया गया है। यानी यहाँ पे लोग अब पुनर्जन्म के अंदर बिलीव करने लगे हैं कि हो सकता है इसको बाद में मटके की जरूरत पड़े, हो सकता है इसको अगले जन्म में छुरी की जरूरत पड़े, चक्कू की जरूरत पड़े, तो इस तरीके से उसका सामान भी उनके साथ दफनाया गया। ऐसी साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये कौन सा टाइम चल रहा है, मीजोलिथिक एज चल रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये है, यहाँ ये जो है लघंज गुजरात के अंदर ये जगह है। यहाँ पे फायर यानी लोगों के चूल्हे मिले हैं, और यहाँ पे 37 नर कंकाल मिले हैं। नर कंकाल मिले, यहाँ पे स्केलेटन मिले हैं। ये फायर के, यहाँ पे अग्नि के हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चूल्हे मिले हैं लोगों के। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर इस जगह पे भी मीजोलिथिक रिमेन्स मिले हैं। राजस्थान के बागोर और सांबर जगह पे हमें प्रूफ्स मिले हैं। उत्तर प्रदेश में विंध्यान, सराय नहर, दमदमा और महदहा, यहाँ पे भी हमें कब्र बहुत ज्यादा मिली है। कब्र मिली है, यहाँ पे लोगों की कब्र मिली है। ठीक है, दमदमा ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही कब्र के अंदर 3 लोग देखने को मिलेंगे आपको। सराय नहर में आपको एक ही कब्र में 4 लोगों के कंकाल देखने को मिलेंगे। महदहा में 3 और 2 लोगों के कंकाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार के अंदर भी कुछ जगह है जहाँ पे मीजोलिथिक रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रांजिशनल फेज है, ये परिवर्तनीय काल है। समझ रहे हो, हम लोगों ने मीजोलिथिक रिमेन की भी बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये है माइक्रोलिथ। कितना छोटा है और कितना नुकीला है, आप देख पा रहे हो, है ना, कितना छोटा और कितना नुकीला है। मतलब जैसे ही आप फेंक देंगे। और एक और बात मैं बता दूं, अभी तक क्या हो रहा था, फेंकने का रिवाज नहीं था। फेंकने का यानी अस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा, शस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब फेंक नहीं रहे थे। जो हमारा पुराना टाइम था, मीजोलिथिक से पहले का जो टाइम था, पैलियोलिथिक जो था, यानी पूरा पाषाण काल, वहां पे फेंक नहीं रहे थे। हम बहुत दूर से आक्रमण नहीं कर रहे थे, जानवर के पास आके आक्रमण कर रहे थे। यहाँ पे नुकीले छोटे छोटे औजार जिनको फेंकना आसान था। ठीक है, अब इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति भी जाके शिकार कर पा रहा था। पहले बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए ग्रुपों में लोगों की जरूरत होती थी। समझ रहे हैं। अब हम ये देखो, ये और देखो, ये छोटे छोटे आकार के इस तरीके के, इनको कहते हैं माइक्रोलिथ टूल, छोटे आकार के उपकरण। नियोलिथिक कल्चर के अंदर अब हम बढ़ते हैं, यानी अब हमारा नव पाषाण काल आ गया है। कौन सा काल आ गया है, नव पाषाण काल आ गया है। यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर जो है कॉन्टिन्यू ग्रो कर रहा है। लोगों के पास छोटे छोटे हथियार आ गए हैं, लोगों के पास पशुपालन का काम आ गया है, डोमेस्टिकेशन हो गया है, पहले ही हो गया था मीसोलिथिक एज में। अब हम एग्रीकल्चर, खेती करने लगे हैं, कृषि करने लगे हैं, एनिमल्स को और अच्छे तरीके से पालने लगे हैं, स्टोन टूल को पॉलिश करने लगे हैं, यानी चकमक का काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पोट्री यानी कि अब पोट्स यानी मटके वगैरह बनने लगे हैं। मटकों या ग्रेनरी स्टोर्स भी देखने को मिलते हैं। मटकों से क्या पता लग रहा है कि कृषि जो है, जो कृषि है, अब वहां पे स्टोरेज का काम स्टार्ट हो गया है। मटके वगैरह वहां पे प्रयोग होने लगे हैं, खाना बनाने में, कृषि को स्टोर करने में। ठीक है, एनिमल्स को हम पशुपालन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लांट्स उगा रहे हैं। कश्मीर वैली में आपको इनके प्रूफ्स देखने को मिलेंगे। बिहार में चिरांद नाम की जगह है, वहां पे आपको इसके प्रूफ देखने को मिलेंगे। बेलन वैली उत्तर प्रदेश के अंदर, और डेक्कन यानी हमारे साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडियोकल है कर्नाटका के अंदर, पियमपल्ली है तमिलनाडु के अंदर, उतनूर है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आपको नवपाषाण काल के कुछ प्रूफ्स देखने को मिलते हैं।
नवपाषाण काल के अंदर अब और क्या होने लगा, अब मड ब्रिक के हाउस होने लगे। पहले सिर्फ घास की झोपड़ियां होती थी, अब मड ब्रिक के यानी कुछ ईंट और कुछ गारे के घर होने लगे। पोट्रीज बनने लगी, कुछ इस तरीके के जो बर्तन है वो बनने लगे। ठीक है, अब फूड ग्रेन्स को स्टोर करने लगे हैं, तभी तो ये पोट्री का काम है, समझ रहे हो। कोफिन्स यानी कि अब कब्र बनाने लगे हैं लोगों को, बड़े बड़े कब्र बनाने लगे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। वीट, बार्ले, राइस यानी चावल, मिलेट जो गेहूं, इसका उगाना शुरू हो गया है। राइस का कल्टीवेशन पूर्वी भारत में आप देखोगे, मेघालय के पास जो गारो हिल्स है, गारो की पहाड़ियां है, गारो खासी जयंती आपने सुना होगा, जो गारो की पहाड़ियां है वहां पे सबसे पहला राइस का कल्टीवेशन का साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, हम लोग भेड़ को, बकरियों को, कैटल्स को पालने लगे हैं, भैंस को पालने लगे हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के काम भी आता है, यानी अब दूसरी जगह से भी व्यापार धीरे धीरे शुरू कर दिया है लोगों ने। विलेजेस बनने लगे हैं, लोगों के अंदर इमोशंस आने लगे हैं। ठीक है, न्यूलिथिक एज में लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, कॉटन और वूल के। अभी तक सिर्फ पत्ते बांधते थे, अब कॉटन के और वूल के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। ये न्यूलिथिक के हम लोगों ने बातें देख ली। कौन कौन सी मेजर साइट्स है? मेहरगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे घर देखने को मिले हैं आपको, यहाँ पे कुछ खेती देखने को मिली है। कश्मीर वैली में बुर्जा होम का घर है, यहाँ पे हमें पिट देखने को मिला है, पिट हाउस। पिट हाउस क्या होता है? जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उनमें घर बना देना, ताकि एक तो ठंड बहुत ज्यादा होती है कश्मीर में, तो ठंड से बचा जा सके, दूसरा एनिमल से बचा जा सके। ठीक है, पशुओं से बचा जा सके। बिहार के अंदर चिरांद नाम की जगह है, कर्नाटका के अंदर ये सारी जगह, ब्रह्मगिरी है, मस्की है, हल्लूर है, यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में राइस का कल्टीवेशन देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है भीमा कृष्णा, ये हमारे जो है ये जगह है, जगह के नाम है, उतनूर है, जैसे ये बहुत ज्यादा अर्ली साइट है, सबसे पुरानी साइट है आंध्र प्रदेश के अंदर। नागार्जुन कोंडा है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर पीएम पल्ली और कावेरी नदी के पास साक्ष्य देखने को मिले हैं। बेलन वैली के पास गारो हिल्स, मेघालय, राइस का कल्टीवेशन देखने को मिला है। तो ये वो साइट्स हैं जो न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल को बता रही है। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये बेस समझ आया होगा। अब कल की क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ डाउट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और कुछ आपको मुझे सजेशन देनी है कि मैम हमें इस तरीके से पढ़ा सकती हैं आप, तो आप मुझे वो भी अपनी राय दे सकते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।